गाजा में हमास ने दो बड़ी घटनाएं सिर्फ आज के दिन की हैं और एक इंसिडेंट जो कि खान यूनिस का है, अभी वो इवॉल्व कर रहा है, अभी डेवलप कर रहा है और उसमें कुछ भी हो सकता है। कम से कम 6 इजरायली सोल्जर्स सीधे सीधे लाइन ऑफ फायर में फंसे हैं। उधर गाजा की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन और ज्यादा चिंताजनक हो गई है, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरे नंबर पे वेस्ट बैंक में जो बैटल टैक्टिक्स पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की है, जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हो पाती, उस पर आज विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद जो इजराइल में जो क्राइसिस चल रही है, इजराइल के इंटरनल क्राइसिस, बहुत बड़ी खबर है वो, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज आपको हम रिवील करेंगे। उसके अलावा जो गाजा फ्लोटिला गाजा की तरफ तेजी से बढ़ रही है और एक इंटरनेशनल क्राइसिस हो सकती है, क्योंकि उस पर कई सेलिब्रिटीज हैं जो गाजा में खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरह से। उधर गाजा के अंदर इजराइल, अमेरिका, गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के माध्यम से गाजा में जो लोग भूखे लोग हैं, स्टार्विंग लोग हैं, उन पर गोली चला रहे हैं। लेकिन गाजा फ्लोटिला एक बड़ा इनिशिएटिव है एक यूरोपियन लिबरल्स का, और वो ये पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि वो गाजा पहुंचे। और इसी के बीच इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी उनको वार्न किया है, तो उस पर हम बात करेंगे। फिर सीरिया, लेबनान, ट्रंप, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, इन सारे पहलुओं पे हम बात करेंगे। अभी देखिए, जो हमास ने जो दो घटनाएं आज की और एक घटना जो कल की। कल देखिए एक बड़ी चीज हुई जिसमें खान यूनिस के अल मनारा नेबरहुड में एक यासीन 105 शेल से हमास ने, और ये अल मनारा में यारमुक साइट, यहां पर यासीन 105 शेल से हमास ने D9 मिलिट्री बुलडोजर को उड़ा दिया। और इसमें एक इजरायली सोल्जर के मारे जाने की पूरी संभावना है, जिसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी घटना खान यूनिस में, दूसरी घटना में हमास ने कम से कम 3 अलग अलग जगहों पर इजरायली सोल्जर्स को घेरा है, और उसमें एक जो दोनों तरफ से जो गोली चल रही है, करीब 6 इजरायली सोल्जर्स के घायल होने तक की बात है। और जो सरोका हॉस्पिटल है जहां पर खान यूनिस के वुंडेड ले जाए जाते हैं, ऑलरेडी उसकी इमेजेस आ चुकी हैं कि खान यूनिस के, जो आज की बिल्कुल बात है ताजा, कि खान यूनिस के जो जहां पर इजरायली सोल्जर्स बुरी तरह से पिटे हैं, उनको उठा के वहां पर ले जाया जा रहा है। और ये पूरा फिनोमेना क्या है, हमास एक ऑफेंसिव लिए हुए, और मैंने आपको बताया था इसका उन्होंने नाम दिया है डेविड स्टोन। और हजरत डेविड या दाऊद, वो इस्लाम में उनका एक बड़ा मकाम है, यहूदी भी उनको मानते हैं, लेकिन यहां पर बदल दिया है हमास ने बिल्कुल अपने पक्ष में। जो हजरत दाऊद की जो लेगेसी है उसको अपने पक्ष में कर दिया है। और भी जब वेस्ट बैंक की हम चर्चा करेंगे और भी हम बताएंगे कि हमास जो बैटल टैक्टिक्स यूज कर रहा है उसका क्या रिश्ता कुछ इस्लामिक धार्मिक जो परंपराएं हैं उनसे। उसके बाद आप देखिए एक और जो बड़ी खबर आई है कि 3 जून को, अब देखिए ये खबर देर से आ रही है, आज 8 जून 2025, 8 जून 2025, 8/6/2025, और ये 3 जून की एक और खबर आई है कि शुजैया में अल नज़ार स्ट्रीट पर 2 इजरायली सोल्जर्स को 3 जून को पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमास ने मार दिया। अब ये 3 जून की खबर है। अब इससे देखिए समस्या क्या पैदा हो रही। अभी हम जो कल घटना घटी खान यूनिस में, आज जो 3 घटनाएं जो सिक्योरिटी इंसिडेंट्स डेवलप कर रहे हैं, उनके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे। जो 3 तारीख को जो 2 और मारे गए इजरायली, उससे देखिए अब समस्या क्या पैदा हो, समस्या ये पैदा हो रही है कि अभी तक जो पूरा डेटा है 3 तारीख से लेके और समझ लीजिए 7 तारीख तक, 7 तारीख भी हम क्योंकि कल की घटना इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अभी उसके बारे में डिटेल्स नहीं आए। तो अब ये जो 3 तारीख को हमास ने 3 IDF सैनिक्स को मारा जबलिया में, जो उनकी जीप के नीचे से एक्सप्लोजिव फट गया था। उसके बाद 4 तारीख को, 4 जून को एक शुजैया में सैनिक को मारा, 3 और 1 4 हो गए। उसके बाद 6 तारीख को, 6 जून को जो खान यूनिस में बड़ी घटना हुई थी जिसमें 4 इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे और उनके ऊपर बिल्डिंग गिर गई थी। तो 4 दिन में, यानी अगर देखा जाए तो 3, 4, 5, 6, 4 दिनों में करीब 8 IDF सैनिक मारे गए। ठीक है, 4 दिनों में 8 IDF सैनिक मारे गए और 25 से ऊपर घायल हुए, ये 4 दिनों में। लेकिन इसमें 3 जून को जो शुजैया में घटना हुई थी वो इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर उसको इंक्लूड कर लिया जाए तो इसका मतलब है कि 4 दिनों में 10 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ है, इतना फ्रीक्वेंट नहीं हुआ। और उस पर हमास ने जबरदस्त एक स्टेटमेंट इशू किया है।
वो स्टेटमेंट ये है कि उसने कहा है कि वी आर वेजिंग अ वॉर ऑफ एट्रिशन। वॉर ऑफ एट्रिशन होती है जब एक स्पेशली एक रेजिस्टेंस फोर्स घिसाव थकाव की लड़ाई लड़ते। मैं पहले इस पे बात कर चुका हूं, लेकिन जो नए हमारे जो सब्सक्राइबर्स बने हैं उनके लिए वॉर ऑफ एट्रिशन ये होती है कि आप दुश्मन बहुत पावरफुल है, वो आपके सिविलियंस को मार रहा है, सब कुछ आप धीरे धीरे करके हर दिन के हिसाब से उसके दो या तीन लोगों को मार रहे हैं, और ये लंबे समय तक की आपकी प्लानिंग है, 1 साल की मान लीजिए। और यही वॉर ऑफ एट्रिशन जो थी, ये हमास ने जो 15-16 महीने जो लड़ाई चली, 19 जनवरी 2025 को जो सीज फायर हुआ, उसके पहले हमास ने बीच बीच में वॉर ऑफ एट्रिशन लड़ी थी, स्पेशली लास्ट डेज में जो 2 महीने आखिरी थे, यानी जो करीब समझ लीजिए आप नवंबर 2024 से लेके जनवरी 2025 तक, उन आखिरी महीनों में पूरी तरह से वॉर ऑफ एट्रिशन लड़ी थी लगातार। जैसे इजराइल नॉर्थ गाजा में सिविलियंस को मार रहा था, वैसे ही हमास ने उसी तरीके से रोज एक झड़ी लगा दी थी। वही झड़ी अभी लग गई। अब इस झड़ी का कोई अंत नहीं है, ये आप देखिए, ये तब तक चलेगी, और उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इजराइल में इसको लेके बहुत बहुत चिंता है, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि भाई 8 दिन में 10 सोल्जर्स मार दिए हमास ने। मतलब आप देखिए तो 2 सोल्जर्स पर डे से ज्यादा का रेट है, और ये हमास का एक हाइपर एक्टिव एक फेज है। लड़ाई वॉर ऑफ एट्रिशन ही है, घिसाव थकाव की लड़ाई, जिसमें आमने सामने नहीं पड़ना है, मारना है बिल्कुल मौका देख के, ताक के, पूरी एक साइंटिफिक तरीके से। जैसे मैंने आपको बताया कि गुरिल्ला वॉरफेयर ऐसी नहीं होती कि आपने सोच लिया कि हमको एक पावरफुल एनिमी से लड़ना है, छुप गए हमने, फिर छुप के जहां छुपे वहां से निकले, मार दिया, फिर छुप गए। नहीं, उसके पीछे की साइंस होती है, उसमें आपको हर चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है, आपको दुश्मन का मूवमेंट ऑब्जर्व करना पड़ता है, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि आईडीएफ ने बार बार कहा है कि हमारा मूवमेंट ऑब्जर्व किया जा रहा है, इतनी माइन्यूटली हमारा मूवमेंट ऑब्जर्व किया जा रहा है कि हम जहां भी पहुंच रहे हैं हमको मार दिया जा रहा है। तो ये जो देखिए, ये जो हमास की टैक्टिक्स है, इसको लेके एक बड़ी जो चिंता। उसके बाद देखिए हमास ने, क्योंकि वॉर ऑफ एट्रिशन की बात आज दूसरी बार की, मतलब 6-7 महीने एक बार बात की थी, अभी दूसरी बार। उसके बाद जो हमास का एक और स्टेटमेंट आया, जिसमें हमास ने कहा कि जो एब्सोल्यूट विक्ट्री नेतन्याहू जिसकी बात कर रहा है, वो केवल एक छलावा है, इट इज एन इल्यूजन। और ये जो छलावा है, ये नेतन्याहू अपनी पर्सनल क्राइसिस को दूर करने के लिए ये छलावा वो लोगों के साथ खेल रहा है। अब देखिए, अब यहां पर अच्छा, जिस तरह की घटनाएं इजराइल में हो रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उससे ये बात हमास की बिल्कुल सही साबित होती है। लेकिन यहां पर जो आईडीएफ के नए चीफ हैं इयाल ज़मीर, उन्होंने जो कहा था कि हमने राफा ब्रिगेड को हरा दिया है, अब हम खान यूनिस, जबलिया और ये शुजैया, इन 3 जगहों पे जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ जो गाजा है, खान यूनिस, राफा एक्सट्रीम साउथ, तो अब जो 3 जगह अभी हम हरा देंगे, उसका क्या हुआ? पहली तो बात, राफा ब्रिगेड को तुमने हराया नहीं। राफा ब्रिगेड अपनी जगह मजबूत है। अब देखिए, राफा ब्रिगेड ने, यही हमास की टैक्टिक्स है, राफा ब्रिगेड ने जब देखा कि प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, उसने कुछ घटनाएं उस समय की, 3 करीब इजरायली सोल्जर्स को मारा, और उसके बाद वो गायब हो गई, वो वहां के टनल्स में गुम हो गई, उसको पता भी नहीं चला। इजराइल को उन्होंने एक झूठी जीत की एक संभावना दी, एक झूठी जीत का एहसास कराया। उस झूठी जीत के चलते इधर जबलिया और इन सब एरियाज में, खान यूनिस में आईडीएफ घुस गई, और उसके बाद जब घुसी है तो क्या हुआ है, और अभी ये बढ़ना है रोज। आप आज ही 3 घटनाएं हो रही हैं, 3 घटना में कितने इजरायली सोल्जर्स मारे गए, मतलब मारे जा सकते हैं। ये जो देखिए बात है, इस चीज को बहुत सारे एनालिस्ट नहीं समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि ये जो पूरा जो एक युद्ध का तरीका है, इसमें अब जैसे अभी जो शुजैया में जो 3 तारीख की जो आज खबर आई है, 8 तारीख को आज खबर आई है, उसमें पॉइंट ब्लैंक रेंज से वो लोग एंटी टैंक गन पूरा मतलब मार दे रहे हैं। ये पहले भी हो चुका है ये, लेकिन बार बार जब ये होगा तो इसको दोहराना जरूरी है, क्योंकि इस तरह से लड़ाई किसी ने की नहीं है बरसों से। वियतनाम में भी इस तरह की वॉर नहीं हुई थी, वियतनामीज के पास तो उस तरह के वेपन्स भी नहीं थे। हमास के पास वेपन्स एडवांस भी हैं, प्रिमिटिव भी हैं, दोनों हैं, और वो दोनों को मिला के लड़ता है। ये जो खूबसूरती है। तो ये जो देखिए, ये जो एक बात आ रही है, ये आपके सामने है, जो इस समय जंग की गाजा में स्थिति है। उसके बाद देखिए जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, उसमें
पिछले 24 घंटों में करीब 108 फिलिस्तीनी सिविलियन शहीद हुए हैं, उन सबको श्रद्धांजलि। उसके बाद देखिए जो एड सेंटर है वहाँ पर अभी कुछ घंटे पहले एक और मैसाकर हुआ है, गोली चली है जिसमें 5 फिलिस्तीनी मारे गए, और इसको लेके हर जगह एक बड़ी ज़बरदस्त चिंता है। और एक पूरा वीडियो आया जिसमें इजरायली आर्मी टैंक ह्यूमैनिटेरियन एरिया की तरफ कैसे बढ़ रहा है। वहाँ पर लोग इकट्ठा हैं लेकिन वो बढ़ता जा रहा है। वहाँ से लोगों ने भागना शुरू किया। इजरायली टैंक ने फायर नहीं किया लेकिन ऑलमोस्ट वो फायर करने जा रहा था, शायद लास्ट मिनट, क्योंकि अभी तक कोई खबर ऐसी नहीं आई है कि ह्यूमैनिटेरियन एरियाज जो हैं वो वहाँ पर इजराइल ने कोई टैंक से फायरिंग की। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है जो ये सब कर रहा है, जो अमेरिकन इजरायली पार्टनरशिप में हो रहा है, उसकी तो कलई खुल गई है। उसके बारे में तो ये बात साफ हो गई है कि वो फर्जी संगठन है। उसके सब जो भी लोग थे थोड़े बहुत जेन्युइन उससे जुड़े हुए, वो लोग रिजाइन करके चले गए हैं। अमेरिकन जो थे, तो अमेरिकन जो अभी वहां पर हैं, और ये भी मैंने आपको बताया कि अब जो अमेरिकन हैं वो मर्सेंडरीज हैं जो पहले अमेरिकन सेना में लड़ चुके हैं, और ऐसी कई जगह उन्होंने बड़े घोर अत्याचार किए हैं, लेकिन उनसे भी अत्याचार नहीं हो पा रहा। वो आज ही की खबर है, 2 अमेरिकन जो वहां पर लोग हैं मर्सेंडरीज, उन्होंने आज फायर करने से मना कर दिया। इसके पहले अमेरिकन मर्सेंडरीज ने फायर किया, इसका कोई प्रमाण नहीं है, आईडीएफ ने फायर किया। लेकिन एक बात आती थी कि अमेरिकन जो वहां पर मर्सेंडरीज है वो भी फायर करते थे छुप के। लेकिन अभी 2 अमेरिकन मर्सेंडरीज को फायर कर, अच्छा उनको ऑर्डर कौन दे रहा है ये भी सवाल है। आईडीएफ तो उनको ऑर्डर कर नहीं सकती, तो उनका कोई कमांड सिस्टम होगा, कौन उनसे कह रहा है गोली चलाओ। और अगर ये गोली चल रही है जिसको अमेरिका डिनाई कर रहा है, और कल को ये साबित हो जाता है कि वहां पर अमेरिकन ने गाजा में गोली चलाई है सिविलियन से, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल इशू बनेगा, और इसको ट्रंप नहीं झेल सकता, इसको वो यूएनओ में भी नहीं झेल सकता, यूएनओ में ये वीटो भी नहीं कर सकता इस चीज़ को। ये बहुत बड़ा मुद्दा है अमेरिकन का। और ये देखिए अभी भी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि गाजा की जो पूरी सिचुएशन है उसमें पड़ला किस तरीके से हमास रेजिस्टेंस और गाजा के जो सिविलियंस हैं जिन्होंने जो दृढ़ता दिखाई है, जो स्टेडफास्टनेस दिखाई है, उसकी तरफ वो पूरा झुक रहा है पड़ला। अब हम आते हैं देखिए वेस्ट बैंक पे। अब वेस्ट बैंक में जो घटनाएं घटी हैं, एक तो साउथ ऑफ नाब्लस के करियूत विलेज में एक बड़ा कन्फ्रंटेशन हुआ जिसमें इजरायली सेटलर्स को पीछे हटना पड़ा। कुछ तुलकरेब में डिमोलिशंस आज इजरायलीज ने किए। उसके बाद नाब्लस के साउथ में ही एक ब्यूरिन विलेज है, वहाँ भी एक बड़ा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। उसके बाद एक जो दहरिया चेक पॉइंट है हिब्रॉन, जिसमें कल एक फिलिस्तीनी मुस्तफ़ा अल-तल शहीद हो गए थे इजराइल से लड़ते हुए, उनका फ्यूनरल हुआ, और उनके फ्यूनरल में बहुत सारी जनता आई, और ऐसी जनता जो हमास के साथ नहीं भी है, जो पैलेस्टीन अथॉरिटी के साथ है, तो वो भी आई। उसके बाद जेनिन में देखिए, क्योंकि जेनिन में वो, अच्छा इसके जेनिन पे आने के पहले सल्फित की बात बता दें कि सल्फित में जो ब्रुकिन जगह है जहाँ पर रेजिस्टेंस ने पहले हमले किए हैं, आईडीएफ पे सफल हमले किए हैं, आईडीएफ के सोल्जर्स हताहत हुए हैं, यहाँ पर डिमोलिशन नोटिसेस इजराइल लगाता है। और ये देखिए सल्फित में ये कम से कम 12वीं बार है जब वो डिमोलिशन नोटिसेस लगा रहे हैं, 12वीं बार इनकी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही बुलडोज करने की। इस बात पर ध्यान दीजिए, ये एक बड़ा अचीवमेंट है वेस्ट बैंक के रेजिस्टेंस का। और वेस्ट बैंक के रेजिस्टेंस की जो सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है वो जो जेनिन में एक ब्लास्ट उन्होंने किया है, उसका वीडियो हमने अपने एक्स पे भी डाला है, टेलीग्राम में भी डाला, कि पूरा एक पूरा कॉन्वॉय जा रहा है आईडीएफ व्हीकल्स का, और अचानक ब्लास्ट होता है, और धड़ से, मतलब एकदम बीच में जो व्हीकल है उसमें ब्लास्ट हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि जो बात मैं कह रहा था, देखिए वो लिखित रूप में आई है कि वेस्ट बैंक में जो लड़ाई चल रही है, अब यहां पर देखिए ये हुआ जेनिन के अल हमामा राउंड अबाउट पे, और कल ये घटना घटी 7 तारीख को, 7 जून 2025। कल अल हमामा राउंड अबाउट पे धाड़ से इतना बड़ा एक्सप्लोजन था ये कि रूरल एरियाज में और सब जगह ये सुनाई पड़ा। अब इसमें देखिए पूरी जो आईडीएफ जो दिखा रहा है कि 3 महीने में हमने जेनिन बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है जेनिन की, वेस्ट बैंक बताए। अब सच्चाई ये है कि
जो जेनिन रिफ्यूजी कैंप को शुरू में इजराइल ने धड़ से कब्जा कर लिया, 20,000 लोगों को वहां से डिस्प्लेस कर दिया। जेनिन की जनसंख्या और है, पूरे वेस्ट बैंक में 30 लाख फिलिस्तीनी, बड़ी उसमें से कम 3 से 4 लाख जेनिन में, लेकिन वो एक अलग बात है। फिर भी 20,000 इन्होंने लोगों को डिस्प्लेस किया। उसके बाद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को बुलाया कि तुम यहाँ पर रेजिस्टेंस के लोगों को पकड़ो। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी आई, उसने काम किया, लेकिन उसके 7 लोग मारे गए, वो पीछे हट गई। उसके बाद इजराइल ने अपना मेजर ऑपरेशन शुरू किया। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से कहा तुम घर बैठो, और खुद मतलब एक के बाद एक गिरफ्तारियां, मैं जेनिन की केवल बात कर रहा हूं, एक के बाद एक गिरफ्तारियां, कई रेजिस्टेंस फाइटर्स का असैसिनेशन, जेनिन के कंट्री साइड तक खदेड़ना, ये सारी चीजें होती रही। अब यहां पर रेजिस्टेंस की टैक्टिक्स क्या थी? रेजिस्टेंस ये बात जानता था जब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कैंपेन चल रहा था कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की बस की बात नहीं है, इजराइल खुद इंटरवीन करेगा। और जब इजराइल ने इंटरवीन किया तो क्या हुआ? तो रेजिस्टेंस फाइटर्स का बड़ा हिस्सा कंट्री साइड की तरफ चला गया और छोटे हिस्से को छोड़ दिया कि तुम इजराइल को यहां तंग करते रहो, इजराइलीज को। और इसको जो है और इजराइली उसमें उलझ के रह गए, जो हिस्सा उन्होंने छोड़ दिया था। बड़ा हिस्सा जेनिन रेजिस्टेंस के हजारों फाइटर्स, 5,000 के ऊपर, वो अभी बिल्कुल, आप सोचिए उनके पास जो हथियार हैं, उनके पास जो संख्या है, सब कुछ है, वो उस पर एक बाल भी बाका उनका नहीं हुआ, इतनी बड़ी संख्या में। उसके बाद इसको कहते हैं हॉर्नेट्स नेस्ट, यानी हॉर्नेट्स नेस्ट को क्रिएट करना। जो भिंड एक इंसेक्ट होता है, वो जिस तरह का कॉम्प्लिकेटेड नेट बनाता है, तो हॉर्नेट्स जो नेस्ट है, भिंड का झुंड, वो एक चीज ऐसी होती है कि जिसमें आप एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसमें दुश्मन जो है बार बार ट्रैप में फंसता रहता है अपने आप। वो बार बार ऐसी सिचुएशन होती है, उसको लगता है कि नहीं अब हम यहां पहुंच रहे हैं, अब हम, फिर किसी को पकड़ता है, फिर कुछ सफलता मिलती है, फिर उस पर हमला होता है, फिर उसको लगता है अरे सफलता मिली थी, अब हम फिर करें, तो उसके बाद वो फिर करता है, फिर उसको एक धक्का मिलता है, लेकिन ऐसा भी धक्का नहीं मिलता कि बुरी तरह से हार जाए। अब उसको लगता है कि अरे ये तो कितने कम फाइटर्स हैं यहाँ, मान लो 3 से 400 हैं या 2 से 250 हैं, उसको क्या पता 5,000 पीछे हैं। यहीं पर इजरायली इंटेलिजेंस फेल कर जाती है। अब इजरायली इंटेलिजेंस फेल क्यों करती है? लोग इस पर अचरज करते, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? ईरान ने भेज दिया, अब उसके बारे में भी आज बात करेंगे, उसमें भी और डेवलपमेंट बहुत सारे हुए हैं। न्यूक्लियर सीक्रेट्स इजराइल के ईरान पहुंच चुके हैं। खैर, वेस्ट बैंक की जो हम बात करें, जो हॉर्नेट्स नेस्ट, जो भिंड का झुंड जो पैदा किया है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने, हमास, PFLP और अलक्सा मार्टियर्स ब्रिगेड और तमाम इस तरह की पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, लायंस डेन, तमाम जो इस समय जो वेस्ट बैंक के ग्रुप्स हैं, इन्होंने जो किया, जो इन्होंने किया है, ये देखिए। हाँ, एक चीज़ और, ये देखिए, शिन बेत ने एक अपना स्पेशल सिक्योरिटी सेंटर बनाया। शिन बेत जो कि इजराइल की इंटरनल एजेंसी है, जैसे क्या कहा, हमारे यहाँ की IB, जैसे हमारे यहाँ की IB, तो हमारे यहाँ की रॉ, तो उनका मोसाद, हमारे यहाँ की IB, जैसे उसकी उस तरह से शिन बेत। अब शिन बेत ने जो नाजरेत स्ट्रीट में, नहीं, शिन बेत ने जो एक अपना नाजरेत स्ट्रीट पे तो अल हमामा है जहाँ ब्लास्ट हुआ, शिन बेत ने एक सिक्योरिटी सर्विस वहां बनाई है। तो जब अल हमामा राउंड अबाउट पे जो एक्सप्लोजन हुआ है, सोचिए एक एक्सप्लोजन हुआ है और शिन बेत की दीवारें हिल गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई एक रेटरिक के रूप में या एक उस तरह से एक उपमा के रूप में कि भाई ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल हम ड्रॉ कर रहे हैं कि ये देखो यहाँ से बम चला, वहाँ दीवारें हिल गई। एक्चुअली दीवारें हिली क्योंकि वो इतना पावरफुल एक्सप्लोजन था, उसमें जो कितने लोग मारे गए, क्या हुआ, वो सब अभी बाहर आएगा। लेकिन शिन बेत के जो ऑफिस था उसकी नींव हिल गई जेनिन के अंदर, और जेनिन में 3 महीने से इजराइल घेरा डाले हुए है, 20,000 लोगों को डिस्प्लेस कर चुका है, जाने कितने घर डिमोलिश कर चुका है। और वो वर्ड में नहीं यूज करना चाहता हूं। और प्लीज आप लोग ये समझिए कि हम एक राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, फिल्म मेकर हैं, लेकिन हम लिबरल नहीं है। मतलब हम ये नहीं है कि हम साफ सुथरे शब्द ही हमेशा इस्तेमाल करें, क्योंकि लड़ाई जो होती है ना, अगली होती है, वो लड़ाई विभत्स होती है।
और उसके लिए आपको कीचड़ में उतरना पड़ता है। और केवल जंग विभत्स नहीं होती, जो जंग को रिपोर्ट करता है और जो जंग की असलियत रिपोर्ट नहीं करता है वो इस तरह की बात ना करे कि उसका झ भी नहीं उखाड़ पाए इजरायली फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का, तो फिर आप सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई वही है और कोई तरीका नहीं उसको बताने का। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इजराइल जो है कुछ बाल नहीं बाका कर पाया। अरे इसका क्या मतलब? आप सीधे कहो कि कुछ उखाड़ नहीं पाया। ये जो देखिए बात है, इससे वो बात जाती है अंदर, इससे वो बात जाती है, केवल एग्रेशन की बात नहीं। ये बात ये है कि जो हो रहा है ग्राउंड पे, जो बैटल इज नॉट अ डिनर पार्टी, मतलब ये कोई वो नहीं है, कोई उत्सव नहीं है। ये यहां पर जान दी जा रही है, जान ली जा रही है, और उसको बताना उसी तरीके से जरूरी है। अब आप देखिए ये जो जेनिन में जो पूरा एक जिस तरीके से रेजिस्टेंस ने प्लानिंग की है, अब इसको लेके शिन बेत परेशान है। अब ये कह रहे हैं कि वो बॉम्ब किसने प्लांट किया, कैसे कॉन्वॉय के बीच में आ गया। कोई सुसाइड बॉम्बर भी नहीं था जैसे पुलवामा में था, सुसाइड बॉम्ब, ये एक सुसाइड बॉम्बर कार लेके घुस गया, वो भी नहीं। यहां पर कैसे हुआ? कोई सुसाइड बॉम्बर नहीं था, कुछ नहीं था पहले से। इसका मतलब एक्सप्लोजिव रखा हुआ था, जमीन के नीचे भी नहीं था जैसे जबलिया में हुआ। ये जो देखिए सारी बातें हैं, इसको लेके जो जेनिन बटालियन का एक नया खौफ इजराइल में, इजरायली फोर्सेस में, जेनिन में भर गया है, शिन बेत में भर गया है। लोकेशन भी ऐसा था कि जैसे मैंने बताया बिल्कुल चूज किया गया था, और उसमें पूरा मैसेज एक गया गांव में, पॉलिटिकल मैसेजिंग गई, मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, जबरदस्त पॉलिटिकल मैसेज उससे गया। इस चीज को आप देख सकते हैं। अब देखिए हम आते हैं जो मैडेलिन, जो फ्लोटिला, जो गाजा फ्लोटिला, इसका नाम मैडेलिन है, जो सिसिली से चल के गाजा पहुंचने वाली 48 घंटे में पहुंच जाएगी। या तो गोली चलेगी, लोग मारे जाएंगे, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज मारे जाएंगे, ग्रेटा थनबर्ग, सूसन सैरनडॉन और तमाम और जर्मन भी, उसमें जर्मन सेलिब्रिटीज भी हैं, इटालियन भी हैं। या तो वो मारे जाएंगे और या फिर वो आगे बढ़ेगी, या वो गिरफ्तार कर ली जाएंगे। भी हो सकता है कि गिरफ्तार कर लें और इजराइल दिखाया कि अरे अरे कुछ नहीं हुआ, हम अंदर गए, हमने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पिछली बार ये नहीं हुआ था, गिरफ्तारी करने के चक्कर में ही गोली चली थी। और गाजा फ्लोटिला में जो लोग हैं वो रेजिस्ट करेंगे, वो दुनिया के सामने ये दिखाने आए कि गाजा के लिए एक हिस्सा है जो अपनी जान देने को तैयार है। एक ऐसे भी एक्टिविस्ट हैं जो जान देने को तैयार है, जो ना मुस्लिम है, ना फिलिस्तीनी है, कुछ भी नहीं, ना अरब है। ये दुनिया भर से लोग इकट्ठा हुए हैं, उसमें ज़्यादातर लेफ्टिस्ट हैं। अब यहां पर देखिए जो इजराइल काट्स, जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने धमकी दी है कि हम इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम गिरफ्तार कर लेंगे। कुछ अमेरिकन जो ज़ायनिस्ट हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो गाजा फ्लोटिला है उसके लोगों को स्विमिंग आनी चाहिए, यानी वो लोग उन लोगों को समुद्र में फेंक देंगे। इस तरह की बातें जो हैं, बड़बोली बातें, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये हो रही। फिर देखिए इटालियन एक सिंगर हैं GAIA, गया। अब ये जो इटालियन सिंगर हैं, इन्होंने बाकायदा, आज इनका कॉन्सर्ट था इटली में, इन्होंने पैलेस्टीनियन फ्लैग बाकायदा लहराया, और इनके भी लोग गाजा फ्लोटिला में हैं। फिर देखिए टूनीसिया से एक, अच्छा इधर गाजा फ्लोटिलिया चल रहा है, इधर टूनीसिया, नॉर्थ अफ्रीका की जो अरब मुस्लिम कंट्री है, टूनीसिया से एक स्टेडफास्टनेस कॉन्वॉय, यानी दृढ़ता का कॉन्वॉय, एक ह्यूमन कॉन्वॉय, जो मोस्ट प्रॉब्ली पैदल चल रहे हैं, ये लोग इजराइल की तरफ, गाजा की तरफ चल दिए। टूनीसिया से गाजा की तरफ चल दिया। ये पैदल मार्च है, इसमें कुछ गाड़ियां भी हैं, लेकिन बेसिकली ये पैदल मार्च है, और ये चाहता है कि ये पहुंच कर, ऑब्वियसली इजिप्ट को क्रॉस करके वो आएंगे, अब या किसी और कोई और रास्ता लेंगे पता नहीं, तो उनको जो है इजिप्ट भी रोक सकता है, कुछ भी ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन दुनिया में देखिए चहलकदमी हो गई है, पहलकदमी केवल नहीं, चहलकदमी बड़े स्तर पर शुरू हो गई। और ये जो चहलकदमी है, पहलकदमी में बदलती है, पहलकदमी चहलकदमी में बदलती है, कब कौन क्या हो जाता है ये किसी को नहीं पता। उसके बाद देखिए इजराइल के अंदर जो संकट है, इजराइल के अंदर संकट गहरा गया है, क्योंकि जो हमास ने एक स्टेटमेंट कल दिया था हमास ने, कि जो एक प्रिजनर है मतान जगुकर, ये इजरायली होस्टेज है जो लंबे समय से 7 अक्टूबर से हमास के पास, अब उसने कहा है कि मतान जगुकर की जान को खतरा है, क्योंकि इजरायली बॉम्बिंग ऐसी है कि हम गारंटी नहीं दे सकते कि मतान जगुकर बच जाए। अब जब उसने ये कहा तो मतान जगुकर की जो माँ है,
ये एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं इजराइल में और नेतन्याहू की विरोधी है, और इन्होंने वहां बवाल काट दिया, सिंपल, और कोई भाषा ही नहीं, बवाल काट दिया उन्होंने। वो बैठ गई सड़क पे, उन्होंने वहां पर पूरा एक अपने साथ बड़ी संख्या में जो इजरायली सेटलर्स हैं उनको मोबिलाइज किया। बड़ा धरना अभी भी चल रहा है, उसके एरियल व्यूज आए हैं, और उसमें वही हो रहा है कि लड़ाई को बंद करो और कॉम्प्रिहेंसिव प्रिजनर एक्सचेंज डील करो, हमास के साथ डील करो, हमास के साथ झगड़े से कुछ नहीं होगा, इजराइल हारेगा और उसके साथ डील करने से ही कुछ होगा। उसके बाद देखिए बड़ी खबर आई है जो नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ा देगी। मैंने आपको बताया था, एक ओपिनियन पोल हुआ था जिसमें यह साफ हुआ था कि नेतन्याहू, अगर आज इलेक्शन हो जाए, नेतन्याहू की पार्टी हार जाएगी। उसके बाद जो एक योसी कोहेन, जो मोसाद के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं, उन्होंने फैसला किया है कि वो खुद एंटर करेंगे और जो अब इलेक्शन होंगे उसमें वो नेतन्याहू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर देखिए खबर आई है हिब्रू वेबसाइट्स पे कि जो एविएशन सेक्टर है इजराइल का बुरी तरीके से प्रभावित है यमन के ब्लॉकेट से। यमन देखिए 2 दिन से चुप है, स्ट्रैटेजिक साइलेंस, एकदम से वो कुछ बड़ा प्रिपेयर कर रहा है। 1-2 दिन में आप देखिएगा बड़ी खबर यमन की तरफ से आने वाली है। उसके बाद देखिए जो हरेदीस को लेके जो संकट है वो जस का तस बना हुआ है, उसमें अभी फंसा हुआ है मामला कि उनको कॉन्स्क्रिप्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। और फिर देखिए जो येडियोथ अहरोनोत जो हिब्रू वेबसाइट है, उसमें फाइनली खबर आ गई कि हमास पे प्रेशर डालने से कोई फ़ायदा नहीं है और हम लोगों को चुनना होगा कि हम युद्ध को जारी रखें या हम अपने प्रिजनर्स को वापस लाएं। अब देखिए जो ईरान की खबर, ईरान की देखिए कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात जो ईरान ने जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स एस्पोनाज करके और इजराइल की जो न्यूक्लियर सीक्रेट्स लिए हैं, उनको आज इजराइल ने मान लिया। अब इजराइल का जो टीवी चैनल्स हैं, स्पेशली चैनल 12, उन्होंने कहा यह बात सही है, तेहरान ने इस तरह के सीक्रेट्स एक्सेस कर लिए हैं और ये पेनफुल ब्लो है, ये बड़ा पीड़ादायक है, एक पीड़ादायक घूसा है। उसके बाद वल्ला जो दूसरी एक हिब्रू वेबसाइट है, उसने भी कहा और कि ईरान की जो ये सक्सेस है ये इजराइल को बहुत भारी पड़ेगी और इससे जो ईरान धमकी दे रहा था बार बार कि जो इजराइल धमकी दे रहा था कि हम ईरान को स्ट्राइक करेंगे, उसको बड़ा धक्का मिला है। मारिफ अखबार भी जो इजराइल का है, उसने भी इस बात को अंडरलाइन किया है। उसके साथ साथ जो अमेरिका की जो न्यूक्लियर डील पे बात हो रही है वो बहुत उसमें ईरान अब एग्रेसिव हो गया है और उसने कहा है कि जो इसमें तो सैंक्शंस उठाने तक की बात अभी ठीक से अमेरिका ने नहीं की है, तो बात क्या कर रहा है अमेरिका। तो ये देखिए ईरान भी उलझा रहा है, अमेरिका को डील दे रहा है, फिर खींच रहा है, डील दे रहा है, खींच रहा है। पहले कुछ वो इनडायरेक्ट, एक तो टॉक्स इनडायरेक्ट है ओमान के माध्यम से तो होती हैं वो, फिर उसके बाद ईरान का स्टेटमेंट आता है कि नहीं ठीक है, बातचीत चल रही, फिर एकदम से ये स्टेटमेंट आ जाता है कि अमेरिका ने तो यही नहीं ऑफर किया बेसिक चीज़ें। अब उसमें अमेरिका फंस जाता है। और उसके बाद देखिए आपकी सीरिया में भी कम से कम 2 या 3 जगह आज ये इजराइल ने फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की कुनेत्रा से, फिर वो नहीं बढ़ पाया। बार बार सीरिया में रेजिस्टेंस शुरू हो गया है। मैंने आपको बताया था कि वहाँ से रॉकेट्स तक दागे गए हैं। एक नया संगठन मोहम्मद देव ब्रिगेड्स बना है। फिलहाल हमास ने कहा है अभी उससे हमारा रिश्ता नहीं, लेकिन हमास जो नए संगठन ऐसे बनाता है उससे पहले यही कहता है कि हमारा रिश्ता नहीं। ये एक टैक्टिक्स है, हम लोग आपस में कम से कम ये बात कर सकते हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं है। और इजराइल भी इस बात को समझ रहा है, इजराइल की हालत ख़राब है वहाँ। उसके बाद देखिए कुछ और चीज़ें जो अल-शरा यानी जुलानी ने जो शर्मनाक की, उन्होंने PFLP GC के बड़े लीडर अहमद जिब्रिल की जो HTS के लोगों ने की, अल-शरा ने रोका नहीं, उनकी ग्रेव को डेसिक्रेट किया। और अहमद जिब्रिल वो आदमी है जिसने सीरिया की इंडिपेंडेंस के लिए इजराइल से बड़ी लड़ाई लड़ी है, और ये बहुत ही प्राउड सीरियन है और इसने वहाँ पर काफ़ी लड़ाई लड़ी, वहीं पर शहीद हुए थे और इनकी ग्रेव को डेसिक्रेट किया गया, जिसका एक बहुत बुरा असर सीरिया में पड़ा है। उसके बाद देखिए जो एक बड़ी घटना साउथ वेस्टर्न सीरिया में हुई है, जहाँ पर इजरायली सोल्जर्स हैं। मराबा गांव है, वहाँ पर अननोन गनमैन
यही नहीं पता कौन, अननोन गनमैन। देखिए ये लगातार हो रहा है, एकदम से गोली चलती है और अचानक इजराइल का जो मूवमेंट है वो सीरिया में रुक जाता है। ये बार बार हो रहा है और ये लगभग रोज हो रहा है, और मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। रशिया यूक्रेन फ्रंट पे ये स्थिति है। जेलेंस्की अब रोने लग रहा है क्योंकि जो रशिया ने जवाबी हमला किया है ये बहुत बड़ा किया है। और आपको हम बता दें कि एक यूक्रेन के एक शहर, उसका नाम शायद डेनी पेट्रोविस्क है, वहां तक रशिया पहुंच गई है, जो कि कीव से के साउथ ईस्ट पे करीब 400 किलोमीटर दूरी पे है। और उसको लेने के पूरी ये दनिप्रो पेट्रोविस्क ये जो शहर है, ये आप देख लीजिएगा गूगल पे, कीव से करीब 400 किलोमीटर दूर है, यहां तक लोग पहुंच गए हैं। दूसरी बात, रशिया में एक और चीज आई है कि रशिया का जो रूबल है, जो करेंसी है, सोचिए सैंक्शंस के बाद रशिया का जो रूबल है ये दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गया। और ये अमेरिकन रिपोर्ट्स हैं, ये कोई रशियन रिपोर्ट्स नहीं है, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है। कैसे ही हो सकता है, सैंक्शंस लगे हुए हैं और रूबल सबसे ऊपर इस समय चल रहा है। तो ये जो बात हो रही है कि डॉलर को रिप्लेस करेंगे और एक ब्रिक्स कंट्रीज, और जिसमें रशिया ने रूबल की बात की है, यॉन की बात की है, और इंडिया भारत अगर ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़े तो रुपये की भी बात भी करेंगे। भारत ही नहीं बढ़ रहा आगे। और उसके बारे में देखिए, आपने आज अपने अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 में नया शुरू किया है पूरा, उसको साउथ एशिया और इंडियन हिस्ट्री को लेके। उससे पहला वीडियो भी डाला है जिसकी बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत बड़ा एक सनसनीखेज खुलासा है कि ऐसा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बेस एक कहीं ना कहीं अमेरिका रन कर रहा था, वहाँ तक भारत पहुँच गया, उसके बाद अमेरिका ने इसीलिए सीज फायर करवाया। और अगर ये बात सच है तो फिर नरेंद्र मोदी को तो ये जवाब देना होगा कि वो अमेरिका के सामने क्यों झुके। ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद देखिए, जो एलॉन मस्क का जो फॉल आउट हुआ है ट्रंप से, एलॉन मस्क ने अपनी नई पार्टी एक बनाने की घोषणा कर दी है, अमेरिकन पार्टी। और वो चुनाव भी लड़ेंगे। ये और इंटरेस्टिंग हो गया है पूरा। रशिया ने इस पर खूब चुटकी ली, पुतिन ने। और फिर देखिए, जो फ्रांस में जो मामला फंस गया है कि मैक्रोन अपने इंटरनल क्राइसिस से बचने के लिए फ़िलिस्तीनी राज को रिकग्नाइज करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको कुछ दिखाना है अपनी जनता को कि हमने कुछ अचीव किया। इसलिए वो फ़िलिस्तीनी राज को रिकग्नाइज करने की तरफ बढ़ेगा, उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। और जो ओवरऑल फ़िलिस्तीनी जनता के लिए एक खुशखबरी है। तो ये देखिए आज की खबरें थी। कल हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।